ओके, वी आर रेडी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कल वाली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 49 को डिस्कस किया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 50 में आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और आपके उज्जवल भविष्य में थोड़ा सा इस क्लास का भी योगदान होता है तो इस क्लास में एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा, आप बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। प्रयास किया गया है कि पैटर्न वही रखा जाए जो भारतीय सेना में आएगा। पहला सवाल आप लोगों को जो यहां पर देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। अब यहां पर शिक्षा मंत्री आप लोगों से सवाल पूछ लिया है तो आप सभी जानेंगे धर्मेंद्र प्रधान कौन हो जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान भारत में जो वर्तमान भारत का जो मंत्रिमंडल है उसमें हमें शिक्षा मंत्री यहां पर देखने को मिलेंगे। मैंने अभी आप लोगों को यहां पर जो समझाया कि जो शिक्षा मंत्री रहे, जो हमें शिक्षा मंत्री यहां पर देखने को मिले वो कौन देखने को मिले, तो जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। कौन देखने को मिले? धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों को यहां पर देखने को मिले। लेकिन अगर सवाल एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया, मैं जितने भी बातें आप लोगों को लिखा रहा हूं आप लोग लिखते चलिएगा। अगर सवाल पूछ लिया गया कि वर्तमान भारत के स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा किसके हाथ में है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जवाब हो जाएगा जेपी नड्डा। कौन हो जाएगा दोस्तों? जेपी नड्डा का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। और अगर नितिन गडकरी अगर सवाल पूछ लेगा सड़क परिवहन मंत्री, अगर सवाल पूछ लेगा सड़क परिवहन मंत्री कौन है तो जवाब हो जाएगा नितिन गडकरी। तो नितिन साहब का नाम यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और गजेंद्र सिंह शेखावत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सवाल पूछ लिया कि यहां पर जो संस्कृति मंत्री, संस्कृति व पर्यटन विभाग किसके पास में होगा, तो यहां पर जवाब हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह जो है शेखावत सर का नाम यहां पर याद होना चाहिएगा। ये सारी बातें आप लोगों को मैं आशा करूंगा याद होगा। शिक्षा मंत्री याद होगा, स्वास्थ्य मंत्री याद होगा, सड़क मंत्री याद होगा और संस्कृति और पर्यटन मंत्री अभी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया जिनका नाम था गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके बारे में आप लोगों को यहां पर अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, चलिएगा। तो सवाल नंबर हम लोग देखेंगे, राइट आंसर हमारा डी देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। ये जो मैं आप लोगों को पैटर्न पढ़ा रहा हूं यही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर बोला है भारत की पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो बताइएगा। महेंद्रगिरी पहला ऑप्शन है। टोडा बेटा हमें देखने को मिलेगा। सेडल पीक यहां पर देखने को मिलेगा या दानामुड़ी। तो दानामुड़ी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। देखो ये हमारा भारत का प्रायद्वीप है। अगर आप लोगों ने भारत की ज्योग्राफी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो यहां से लगाकर यहां तक हमें केरल देखने को मिलेगा। ये हमारे पास में तमिलनाडु, और ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहां पर आप लोग देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में आप लोगों को नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, जो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने अंडरलाइन किया, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर आप लोगों को दानामुड़ी की पहाड़ी, अनामुड़ी की जो है पहाड़ियां आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, तो जवाब हो जाएगा मुख्य रूप से तमिलनाडु में यहां पर देखने को मिलेगी। और इनकी खासियत है कि यह दक्षिण भारत के साथ साथ याद कर लेना कि यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी खास बात है ये थोड़े से पश्चिम में आती है, इसलिए यहाँ पर पश्चिमी घाट यहाँ पर लिखा गया है। आप सभी जानते हैं ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसे हम लोग या तो हम लोग मिलकर इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं या फिर इसको सह्याद्री पर्वत या फिर किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत। या तो आप पश्चिमी घाट कहें या फिर इसे सह्याद्री पर्वत कहें, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यहां पर लिखा हुआ है टोडा बेटा। ये जो टोडा बेटा लिखा हुआ है, टोडा बेटा जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप सभी जानेंगे ये टोडा बेटा जो है ये दक्षिण भारत, जो हमारा दक्षिण भारत देखने को मिलेगा। तो हमें दक्षिण भारत की
दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी हम लोगों को यहाँ पर यही देखने को मिलती है। सो अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी, तो जवाब हो जाएगा अनामुड़ी। अगर दूसरी सवाल पूछ लेगा तो टोडा बेटा आप सभी को ऑप्शन में वहां पर देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी पर ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर 3 पर जाएंगे, और सवाल नंबर 3 हमें देखने को मिलेगा, भारतीय खेल प्राधिकरण साई का मुख्यालय कहां पर है। आप सभी जानेंगे साई का मुख्यालय हम लोगों को जो है कहां पर देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिलेगा नई दिल्ली। कहां पर देखने को मिलेगा? नई दिल्ली। अगर सवाल पूछेगा इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1984 में। कब हुआ था? 1984 में इसकी स्थापना यहां पर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं मान के चलिएगा यही पैटर्न देखने को मिलेगा। चलिए नोट कर लो इसको। सॉरी। चलिएगा सवाल नंबर 4 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 4 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये सवाल का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को मुझे बताना है। पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहले तो ये बात बता दो कि अध्यादेश यानी होता क्या है। ऑफलाइन वाले सारे विद्यार्थियों को याद होगा कि अध्यादेश, जब आप लोग भारतीय संविधान पढ़ते हो तो भारतीय संविधान में हम सभी मिलकर पढ़ते हैं अध्यादेश। जब भारत में लोकसभा भंग पड़ी हो तो आप सभी जानेंगे देश में यदि किसी प्रकार का कानूनी विषय जो देश के समक्ष रखना हो, यदि उसे जल्दी से कानून पारित करवाना हो, तो सुप्रीम जो भारत का राष्ट्रपति है महामहिम अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू में वो आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हैं, और देश में उनके द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है, जो आदेश दिया जाता है, वह अध्यादेश के रूप में एक प्रकार का कानूनी रूप वो धारण करता है। तो उसी को हम लोग अध्यादेश के नाम से जानते हैं। और भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 123 में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अध्यादेश दिया जाता है वो 6 माह और 6 सप्ताह तक लागू होता है। इसके बाद उसको समाप्त कर दिया जाता है। सो यहां पर देखो, यहां पर आर्टिकल 72 है, और आप सभी जानेंगे कि आर्टिकल 72 में आप सभी जानेंगे क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति? क्षमादान की शक्ति आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। जब हम लोग आर्टिकल 124 में देखने को मिलेगा, तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट का लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को याद होगा। और जो भी सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीट का प्रावधान होगा, जो सीट का जो प्रावधान होगा, तो सीट का प्रावधान कौन तय करेगा? यहाँ पर संसद तय करेगा। कौन तय करेगा? संसद तय करेगा। और इसी आर्टिकल में अगर मैं एक आर्टिकल जोड़ दूंगा, आर्टिकल 24 का पॉइंट नंबर 2 में आप सभी जानेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सो ऑफलाइन वालों को तो सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है, जो भी हमारे मुख्य न्यायाधीश है, सो मुख्य न्यायाधीश व यहाँ पर जो न्यायाधीश होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, उनका यहाँ पर वर्णन है, उनकी नियुक्ति के बारे में वर्णन है। सो आप लोगों को याद होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है जो भी हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। ऑब्वियसली ये सारी बातें बहुत सिंपल बातें हैं, आप लोगों को याद होगा। जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, और बाद में मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर बाद में मुख्य जो न्यायाधीश रहेगा, इसी मुख्य न्यायाधीश की जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा, इसी मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अन्य जो है न्यायाधीश की यहाँ पर क्या की जाएगी? नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। आप लोगों को पता होगा, ये दोनों पॉइंट आप लोग अगर लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और सुप्रीम कोर्ट का मैं इस डिस्प्यूट पर नहीं बढ़ूंगा, इस विवाद पर नहीं जाऊंगा, कि आप सभी जानेंगे कि इनकी नियुक्ति एक प्रकार की कोलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। सो ये वो घटिया निर्लज्ज जो है
प्रणाली है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ पर जो सिलेक्टेड होते हैं, मतलब जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, आप इस तरीके से जो मान सकते हैं। अगर कोई पहली बार जो पढ़ रहा होगा, वह जटिल प्रक्रिया है, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता भी रखता होगा। आशा करूंगा ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। आर्टिकल 72 में आप सभी जानेंगे समाधान की जो है शक्ति है, और समाधान की शक्ति किसके पास में है? सो महामहिम राष्ट्रपति के पास में। किसके पास में है? महामहिम जो राष्ट्रपति के पास में यहां पर होगा। और अगर आर्टिकल 214 में है, देखो ये लाइन ऐसे गई, और यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर हाईकोर्ट का प्रावधान है। सर किसका प्रावधान होगा? एक हाईकोर्ट का यहाँ पर हम लोगों को प्रावधान यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा ये पॉइंट, हाईकोर्ट का प्रावधान होगा। और वर्तमान में कितने हाईकोर्ट देखने को मिलेंगे? वर्तमान में आप सभी जानेंगे 25 हाईकोर्ट है। देश में कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। और जिस सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट की अगर स्थापना के बारे में अगर आपसे सवाल पूछेगा तो 28 जनवरी आप लोगों को याद होगा। 28 जनवरी जो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा 1950 में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होगा पहले से, और अगर याद नहीं होगा तो फिर आप लोग लिख लीजिएगा। सवाल नंबर हम लोग कहाँ पर बढ़ेंगे? सवाल नंबर 5 पर जाएंगे। हार्न फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट में फिर लेकर आए हूँ इसको, आप सभी जानेंगे। ये फेस्टिवल नागालैंड में कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाते हैं इसको? 10 दिन तक। कितने दिन तक? 10 दिनों तक इसको सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। केरल में आप सभी जानेंगे कि आप सभी का ओणम उत्सव आप लोगों को नहीं भूलना है, भगवान वामन को समर्पित है, भगवान वामन को समर्पित है। असम में तो हम लोगों ने हम लोग जो पढ़ चुके हैं, जो कामाख्या जो मंदिर है, आप लोगों को कामाख्या जो है मंदिर का, इसको आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है? ये आप लोगों को याद होगा। बाकी तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। मणिपुर का एक प्रकार का लोसर, लोसर आप लोग याद कर लेंगे तो बढ़िया, हालांकि सिक्किम भी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर 6 पर जाएंगे, और सवाल नंबर 6 हमें देखने को मिलेगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट याद रहे, आपको सारी संगठन स्ट्रेटेजिक जीके में पढ़ा चुका हूं। सो वहां पर आप लोगों को पढ़ाया था, पहला सम्मेलन बेलग्रेड है। कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में होगा। यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर था। मैंने कहा था कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जो आप कंटेंट पढ़ेंगे उसी में से छुपे रहेंगे, लेकिन हो सकता है आप लोगों से वो नहीं बने। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अगर डिप्थ में पढ़ सकते हो इस बार तो पढ़ो, ठीक है? सवाल नंबर 7 पर जाएंगे, और सवाल नंबर 7 हमें देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सवाल पूछा है। ब्रह्मपुत्र होगा क्या? नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर नहीं होगा। गंगा यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यमुना होगा क्या? यमुना, तो जवाब होगा नहीं होगा। गोदावरी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोदावरी। दक्षिण भारत की यहाँ पर सवाल पूछा है, दक्षिण भारत की सबसे जो है लंबी नदी हम लोगों को यहाँ पर गोदावरी नदी देखने को मिलती है। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 8 भी सुप्रीम कोर्ट से है। सो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश है? प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 34 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा आप लोग याद रखो। देखो मैंने आप लोगों को समझाया था 28 जनवरी 1950 को आप सभी जानेंगे यहाँ पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हुआ, क्या बना? सुप्रीम कोर्ट बना। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान हुआ कि कम से कम जो है वो हमें 7 न्यायाधीश जो है हमें यहाँ पर रखने हैं। कम से कम तो हम शायद 7 न्यायाधीश जो रख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग मैक्सिमम बढ़ाना चाहें कि ज्यादा से ज्यादा कितने बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो ये जो प्रावधान है, ये जो शक्ति है, ये किसके पास में? ये फिर संसद के पास में। ये शक्ति किसके पास में? संसद के पास में। और अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान में हम लोगों को 1 + 33 = 34 हो जाएगा, क्योंकि एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा
अगर हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो नो डाउट आप सबको याद होगा वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। अगर आप लोगों से सवाल पूछा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आंसर वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश आप लोगों को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेंगे संजीव खन्ना। क्या नाम रहेगा? संजीव खन्ना यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और पहली न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन बनी थी, तो जवाब हो जाएगा फातिमा बीवी। कौन बनी थी? फातिमा बीवी यहाँ पर बनती है। मैं आशा करूंगा ये सारी बातें आप लोगों को याद होगी। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस क्लास का योगदान अगर एक बारिश की बूंद की भांति भी आपके जीवन में अगर है, इस महत्व है कि इस क्लास को सारा पढ़ने से अगर आप लोगों को फायदा होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ग्रुप में करो, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में करो, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये कहीं भी करना है भाई। मैं तुमको अगर बोल भी तो मत करना, अगर आपके अंदर से आवाज आती तो ही करना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका कोई ऐसा मित्र जो कि फाइनेंशियली वीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो पार्थ संस्थान में नहीं आ सकता। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहता है, भारतीय सेना में जुड़ना चाहता है, वर्दी पढ़ना जो पहनना चाहता है 2025 में, सो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि धीरे से इस क्लास के लिंक उसके फोन में सेंड कर दीजिएगा। उसको बोल दीजिएगा कि ये रवि सर है और ये अरुण सर है, इनकी ये हमने प्लेलिस्ट बनाई है, मेरी ये 50वीं क्लास है, 50 क्लास देख ले, जीएस में 15 में से 7-8 क्वेश्चन करके आ जाएगा। और अगर वो पैसे देने में सक्षम भी नहीं, तो अब भी उसको घर से उठाकर कोचिंग ले आओ, उसको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब 1-1.5 महीना जो बचा है, अगर वो आ सकता है तो उसको ले आओ, मैं उसको पढ़ा दूंगा। और मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं जो चाहता, ना ऐसी क्लास लेकर आता हूँ, ना ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ। एक ही उद्देश्य, केवल आपको पढ़ाना, चाहे ऑफलाइन हो चाहे यहाँ पर हो। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो मैं जो बता रहा हूँ अपने ऐसे सारथी कि जो दूसरी कोचिंग में जा रहे होंगे और अगर वो वहां पे फीस दे चुके होंगे, मैं कहीं बच्चों को ऐसा पर्सनल तौर पर भी जाता हूं जो कहीं कोचिंग में फीस दे लेकिन पार्थ में आना चाहते हैं, सो फिर उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन तो आपको पता है कि चार्ज जो देना पड़ेगा। सो वहां पर अगर वो नहीं आ सकते, तो भाइयों ये क्लास पढ़ लो। आपको वहां पर मुझे पता है नहीं पढ़ा रहे होंगे, मैं फिर ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये क्लास पढ़ लोगे ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो प्लीज पढ़ो, अगर ये पढ़ सकते हो तो। सवाल नंबर 9 पर जाएंगे, और सवाल नंबर 9 में शिक्षा का अधिकार आप सभी जानेंगे पूर्ण रूप से 2009 में यह लागू हो जाता है। आप लोगों को याद होगा, ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए किया गया था। कितने साल? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 10 है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 10 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? सो हेनसांग आया था। कौन आया था? हेनसांग आया था। आप सभी जानेंगे, ये रहा हेनसांग, ये हेनसांग आप सभी जानेंगे, यहाँ पर आया था। और ये मेगास्थनीज वगैरह के बारे में तो जो है मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, फाइयान के बारे में पढ़ा चुका हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि अब आगे इनके बारे में पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, मेगास्थनीज आप सभी जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने बुक लिखी थी, इसका नाम था इंडिका। अल बरूनी आप लोगों को याद होगा किसके समय काल में भारत आया था? जो भारत में चौहान वंश था, और उसी चौहान में जो विसल देव यानी जो है विग्रराज चतुर्थ शासक हुआ करते थे, उनके दरबार में आया था। गजनवी के समय काल में ये भारत में था। फाइयान आप सभी जानेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में ये व्यक्ति भारत में आया था। तो ये कई सारी बातें मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सो अब मैं यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अगला सवाल होगा, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? सो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बुलाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति संयुक्त उसको जो बुलाते हैं, लेकिन जो भी अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? मान लीजिएगा ये हमारे पास में लोकसभा है और ये हमारे पास में जो है राज्यसभा है।
इन दोनों को साथ बिठाना ही संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। और इसमें जो भी अध्यक्ष होता है, जो भी यहाँ पर अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, वो लोकसभा स्पीकर करेगा, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो यहाँ पर करेगा। आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। ऑफलाइन वाले सारे बच्चे, आप सभी को तो याद होगा निश्चित तौर पर। टारगेट हमारा वो 30, 35, 40 का नहीं, इस बार 45 क्वेश्चन एक्यूरेट टिक लगना चाहिए भारतीय सेना में। अगला सवाल हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 12 पर, और सवाल नंबर 12 इस प्रकार से है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सो महासागर के बारे में बात करेंगे, आप सभी जानेंगे प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। आप लोगों को याद होगा प्रशांत महासागर के बाद में अटलांटिक। कौन सा महासागर? अटलांटिक जो है, अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप सभी जानेंगे हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हिंद महासागर के बाद में आप सभी जानेंगे आर्कटिक। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आर्कटिक महासागर के बाद में आप लोगों को दक्षिण सागर देखने को मिलेगा। कौन सा सागर? दक्षिण सागर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 7 समंदर नहीं बेटा, 1, 2, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये 5 महासागर है, उनका सीरियल से मैंने जो है ये सबसे बड़ा महासागर देखने को मिलेगा, तो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर देखने को मिलेगा। बस ये 5 ही महासागर है हमारे इसमें। सो क्या हो जाएगा दूसरा? अटलांटिक। अगर ऑप्शन में है तो हम लोग टिक लगा देंगे, अटलांटिक हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। सो ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए सवाल नंबर 13 पर बढ़ेंगे। ये सवाल फिर से लेकर आया हूं मैं, क्योंकि मैं लगता है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से लेकर आ जाता हूं। वुलर झील इनमें से किस भारतीय राज्य में है? नो डाउट आप सबको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 14 है, गिद्दा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं आप सबको बता रहा हूं, गिद्दा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी पर मैं जाऊंगा, मेरे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है। अब आप देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण। यहाँ पर देके रखा है नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखेंगे। जितने भी आर्मी वाले विद्यार्थी है, बंकिम चंद्र जो चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चटर्जी या रविन्द्रनाथ ठाकुर। सो अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मान के ये जा सकते हैं। आप सभी का होमवर्क है, ये 50वीं क्लास में आप सभी को पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन मैंने कहा है या तो क्वेश्चन या तो सीधा रिपीट होगा, या फिर मैं जो कंटेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर कंटेंट के बारे में आप लोगों से बात की, या फिर जाइएगा मत जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों से बात की, इसमें से भी हो सकता है सवाल आप लोगों से पूछ ले। मैं फिर बता रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यार इतना शेयर नहीं करना चाहते हो कि मत करो, लेकिन अगर जो पढ़ना चाहता है 2025 में अपने सपने पूरा करना चाहता है, प्लीज उसे क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 50 क्लास मैं आपको ले चुका हूं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 51 में आप सभी का कल स्वागत करूंगा। सो इससे पहले सारी क्लास आप लोगों को कल की क्लास में रिवीजन करके आना है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 51 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।